प्रिय विद्यार्थियों, आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उपविषय अर्थशास्त्र के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो आइए चलते हैं। बच्चों, आज के जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं वह है बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता एवं उनकी स्थिति। उपभोक्ता आंदोलन क्या था और क्यों हुआ, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या था, उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ता न्यायालय अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद किसे कहते हैं। बच्चों, आज के जो शिक्षण उद्देश्य हैं हमारे वह है बाजार में उपभोक्ताओं के होने वाले शोषणों के कारणों एवं उनके तरीकों का हम विश्लेषण करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता एवं उसके स्वरूप को हम समझ सकेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता क्या थी और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले अधिकारों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता न्यायालयों अथवा उपभोक्ता परिषदों की कार्यप्रणाली के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बाजार प्रणाली में सुधार करके उसे कैसे उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाया जाए, इस विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता कहते किसको हैं। आइए, उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जो किसी वस्तु, पदार्थ अथवा सेवा को प्राप्त करने हेतु अंशतः अथवा पूर्णतः धन प्रदान करता है अथवा प्रदान करने का वचन देता है। दूसरा, उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी होता है जो किसी सेवा अथवा वस्तु को किराए पर प्राप्त करता है या करना चाहता है। बच्चों, एक प्रश्न है कि क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वस्तुओं को खरीदना, लेना, क्या यह भी हमें उपभोक्ता का दर्जा दिलाता है? कदापि नहीं। यह केवल हम निजी प्रयोग के लिए ही इसका लाभ ले सकते हैं। यदि किसी वस्तु को हम लेकर के विक्रेता बन जाते हैं तो हम उपभोक्ता नहीं कहलाते हैं। बच्चों, एक और छोटी सी परिभाषा है कि वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। जैसे जब कोई वस्तु बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनती है, वहां से चल करके वह फुटकर विक्रेताओं के पास आती है और फिर दुकानदार के पास आती है, जिससे हम खरीद करके लाते हैं, तो उसका अंतिम उपभोग कौन करता है? हम करते हैं, तो उपभोक्ता हम कहलाते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता एवं उसकी स्थिति पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे वस्तुओं या सेवाओं को क्रय करते हैं, खरीदते हैं। उपभोक्ता विहीन बाजार का अर्थ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कह दिया जाए किसी विद्यालय में, किसी कक्षा में विद्यार्थी है नहीं और उस विद्यालय को हम कहें कि विद्यालय है। ऐसा नहीं है। अगर बाजार में उपभोक्ता ही नहीं होगा तो उस बाजार का कोई महत्व नहीं होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है कि क्रय शक्ति क्या होती है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति उनकी आर्थिक संपन्नता की द्योतक है। अर्थात अगर उपभोक्ता आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो उसकी क्रय शक्ति अधिक होगी। अगर आर्थिक रूप से विपन्न है, गरीब है, तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। बच्चों, उपभोक्ताओं की बाजार में सहभागिता एवं उनकी क्रय शक्ति ये एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जब लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी तो उनकी बाजार में सहभागिता भी बढ़ जाएगी। जब उनकी क्रय शक्ति कम होगी तो बाजार में सहभागिता नहीं होगी। जैसे जब हमारे पास पैसा होता है तो ही हम बाजार में जाते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बाजार नहीं जाते हैं, तो हमारी सहभागिता कम हो जाती है। एक उदाहरण है, जब कृषि उपजें कम मात्रा में होती हैं, अकाल पड़ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, तो ऐसे में देश में सभी क्षेत्रों में मंदी का दौर आ जाता है। और बच्चों, वो जो मंदी का दौर है वह हमारी क्रय शक्ति को कम कर देता है, और जब क्रय शक्ति कम हो जाती है तो बाजार में हमारी सहभागिता भी कम हो जाती है। बच्चों, एक चित्र हमने आपके लिए बनाया है। देखिए, ऊपर एक किराने की दुकान है जिसमें एक महिला है और एक बच्ची है, पीछे एक पुरुष है जो सामान क्रय कर रहे हैं। नीचे एक सब्जी की दुकान है, उसमें एक वृद्धजन सब्जी खरीद रहे हैं, एक विक्रेता है, बच्चा वो बेच रहा है। पीछे देखिए एक दो लोग खड़े हैं। दोनों ही चित्रों में आप देख रहे होंगे कि इसमें उपभोक्ता कम है। तो यह किस बात का परिचायक है? अभी हमने आपको बताया कि जब इनकी क्रय शक्ति कम होगी तो उपभोक्ताओं की सहभागिता बाजार में कम हो जाएगी। अगर क्रय शक्ति इनकी अधिक होती तो यहाँ अत्यंत भीड़ भाड़ होती। तो इस चित्र से आप इस बात को समझ सकते हैं। बच्चों, एक आपसे हम छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि यदि आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए तो आप उसे कैसे प्रयोग करेंगे?
बिल्कुल सही है। सभी के अपने ख्वाब होते हैं। पहले से हम योजना बना के रखते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा तो हम अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छे अच्छे पकवान हम लेने जाएंगे, अच्छी सी हम कार खरीदेंगे। इसी प्रकार की योजनाएं हम बनाते हैं। तो हमारी इन योजनाओं से क्या होता है, जब धन आता है तो बाजार में हमारी सहभागिता बढ़ जाती है, क्योंकि क्रय शक्ति हमारी बढ़ चुकी होती है। बच्चों, उपभोक्ताओं का शोषण एवं उनकी स्थिति। हम लोग उपभोक्ताओं के शोषण के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हमारा शोषण होता है। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई प्रकार से होता है। जब उत्पादक ऋणी होते हैं, ये उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जो वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। तो जब उत्पादक ऋणी होता है, किसी से लोन ले लेता है, तो उसे अपना लोन अदा करने के लिए मजबूरी में अपने उत्पादों को बेचना होता है। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है उसकी उस मजबूरी का फायदा उठाता है और उनके उत्पादों को कम मूल्य पर खरीद करके ले लेता है या उनसे अदला बदली कर लेता है। तो अदला बदली करने में भी जो हमारा उपभोक्ता है उसका जो है शोषण होता है, या जो हमारा उत्पादक वर्ग है उसका शोषण होता है। उदाहरण है कि जैसे किसानों की जब फसल का समय होता है बोने का, तो उनके पास धन की कमी हो जाती है। ऐसे में वह क्या करते हैं, जमींदारों से, साहूकारों से लोन लेते हैं। बच्चों, उस समय उनके पास पैसा कम होता है, उन अपने खाद्यान्न को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। व्यापारी लोग उनके खाद्यान्न को कम कीमत पर खरीद लेते हैं या अदला बदली कर लेते हैं, जो कि उनका शोषण है। यह एक चित्र हमने आपके लिए दिया है कि इसमें एक दुकानदार है जो बहुत प्रफुल्लित मुद्रा में है और कुछ वस्तुएं दे रहे हैं। एक लाइन में देखो कुछ कृषक मजदूर जैसे लोग लगे हुए हैं जो अपने सर पर कुछ लेके आ रहे हैं, जो कि खाद्यान्न है। बच्चों, ये अपने कीमती खाद्यान्न को कम मूल्य पर दे करके रोजमर्रा की वस्तुओं को अदला बदली कर रहे हैं, और अदला बदली सदैव उपभोक्ता के लिए घातक होती है। बच्चों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को निम्न वेतन पर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमानवीय दशाओं में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि अन्यायपूर्ण है। अब आपके मन में होगा कि असंगठित क्षेत्र किसको कहते हैं? बच्चों, यह वो क्षेत्र है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। इसके अंतर्गत सभी छोटे छोटे घरेलू उद्योग आते हैं। अब एक मन में आपके प्रश्न होगा कि क्या इनके लिए सरकार कोई नियम कायदे नहीं बनाती? अवश्य बनाती है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग सरकार के नियम के कानूनों का पालन नहीं करते। बच्चों, इस क्षेत्र में अधिकतर भूमिहीन कृषक, कुशल श्रमिक एवं बाल मजदूर आते हैं, जिनका अत्यधिक शोषण किया जाता है। बच्चों, उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण निम्न प्रकार से भी होता है। वो कई प्रकार हैं जो अभी हम आपके बीच रखेंगे। जैसे कभी कभी जो व्यापारी है वह अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे निर्धारित मात्रा से कम तौल करके वस्तु को दे देना। 1 लीटर सामग्री आप लेने गए और आपको उन्होंने 900 मिलीग्राम दे दिया, 100 मिलीग्राम आपके साथ उन्होंने घटतौली की। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी तौल बराबर करवानी है। वस्तु पर छपे हुए मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु को बेच देते हैं। 100 रुपए उस पर अधिकतम मूल्य है, लेकिन वो आपको उसको जो है 110 रुपए में बेच रहे हैं। तो यह आपका शोषण है। हम अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं देना चाहिए हमको। वस्तु या सेवाओं पर उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिन्हें देना उपभोक्ता का विधिक अधिकार नहीं है। बच्चों, जब भी कोई अधिकतम खुदरा मूल्य आप देखेंगे वस्तु पर, तो उसमें सारे कर जुड़े हुए हैं। उससे अतिरिक्त 1 रुपया भी हमें नहीं देना है, लेकिन ऐसा दुकानदार नहीं करते, ज़्यादा लेने के प्रयास में वह रहते हैं। उपभोक्ताओं को मिलावटी, दोषपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त सामान बेच देते हैं। तो यह भी हमारा शोषण होता है। वस्तुओं को उनकी समाप्ति तिथि के बाद भी बेच देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वस्तुओं पर एक जो है समाप्ति तिथि दी होती है, जो 6 माह अग्रिम होती है या 1 वर्ष अग्रिम होती है, वो अपने अपने हिसाब से वस्तु पर होती है। तो उपभोक्ताओं को क्या होता है कि उस तिथि के बाद भी उस वस्तु को वो बेच देते हैं, जो कि उनका शोषण है। उपभोक्ताओं को बिक्री किए गए उत्पादों की उचित रसीद नहीं देते। हम आप दिन भर में इतनी वस्तुएं लाते हैं, आप सोचिए कि कितनी वस्तुओं की आप रसीद मांगते हैं? नहीं मांगते ना, तो हमें मांगना चाहिए। कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को समय समय पर उपहार योजनाएं, रियायती योजनाएं और अतिरिक्त सामग्री की योजनाएं दी जाती हैं। जैसे त्योहारों पर एक वस्तु के साथ एक वस्तु को मुफ्त में देना, 50% वस्तु को अधिक देना, मूल्य को कम करके देना, आदि आदि योजनाएं। लेकिन ज़्यादातर करके जो दुकानदार हैं वो हमें उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं कराते हैं, जो हमारा शोषण है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं पर दी गई संविदा या करार को व्यापारियों द्वारा पूरा न करना। जो उपभोक्ताओं के लिए संविदा और करार कंपनी भेजती है, ज़्यादातर के दुकानदार उन करारों को, संविदाओं को पूरा नहीं करते हैं।
खराब वस्तु देकर वापस लेने से इनकार कर देना। हमें कोई वस्तु क्षतिग्रस्त दे दी, खराब दे दी, जब हम घर गए उसको देखा तो वस्तु खराब थी, जब वापस करने जाते हैं तो लेने से इनकार कर देते हैं। तो यह भी तो हमारा शोषण है। वस्तु पर लगे सभी करों के बावजूद जब उनसे रसीद मांगी जाती है तो वह अतिरिक्त कर लगा देते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 500 रुपये अंकित है तो हमने बताया कि उसमें हमें 501 नहीं देना, सभी कर उसमें हैं। अब जब रसीद आप मांगते हैं कि इसकी पक्की रसीद दे दीजिए तो वो कहते हैं कि इस पे इतने प्रतिशत अतिरिक्त कर लगेगा, जो कि शोषण है। हमें इससे बचना है। बच्चों, यह 4 चित्र हैं जो हमने आपके लिए सजाए हैं। पहले में एक कार है जिसमें पेट्रोल कर्मी पेट्रोल अथवा डीजल भर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि पेट्रोल पंपों पर घटतौली होती है, तो हमको आपको सावधान रहना है। दूसरे में एक सज्जन है जो खड़े हैं और एक खाली डिब्बा रखा है। इन्होंने कोई वस्तु मंगाई थी, जब घर पर वो आई तो उसमें देखा कि डिब्बा रिक्त था, तो यह इनका एक तरीके से शोषण हुआ। तीसरे में एक तराजू बना हुआ है जिसके 2 पलड़े, एक नीचे एक ऊपर, जो इस बात का परिचायक है कि यह ठीक माप नहीं कर रहा है। चौथे में एक चिप्स का पैकेट है जिसमें 30% भाग में उत्पाद है और 70% भाग में हवा भरी है, तो हम हवा का पैसा नहीं देते। अर्थात चारों चित्र इस बात के परिचायक हैं कि हमें अपना जागरूक रहना है, अपने शोषण से अपने को बचाना है। बच्चों, एक हमारा प्रश्न है आपसे कि यदि आपको बाजार से नवीन कार खरीदनी हो तो उसके विषय में आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। निश्चित रूप से हम भी वही बरतेंगे। यदि कार लेने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार की कंपनी कैसी है, उसकी वैधता कैसी है, बाजार में उसका किस प्रकार का अपना एक वैल्यू है उसकी, और उस कार में बैटरी कैसी लगी है, टायर कैसे लगे हैं, इंजन कैसा लगा है और किस प्रकार की प्रगति है उसकी, आदि गारंटी कितनी है, ये सब जानकारियां हमको करनी होंगी। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि उपभोक्ता क्या होता है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति क्या होती है, उनकी बाजार में सहभागिता क्या होती है, आदि आदि हमने पढ़ा। उनका शोषण कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा। अब हम उपभोक्ता आंदोलन पे आ रहे हैं कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। तो बच्चों, इस आंदोलन का प्रारंभ 1960 से 1970 के दशक में उस समय हुआ जब उपभोक्ता खाद्य सामग्री की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी एवं खाद्य पदार्थों, तेल पदार्थों में मिलावट से जूझ रहा था। तो क्या हुआ, अब एक शब्द है जमाखोरी, दूसरा है कालाबाजारी। बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे व्यापारी जो वर्ग है, जब बाजार में पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद अधिक धन कमाने के लालच में उसका भंडारण शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उसे जमाखोरी कहा जाता है, जो कानूनन अपराध है। फिर उसका अगला कदम है कालाबाजारी। जब जमाखोरी से उत्पन्न वस्तुओं का संकट और खाद्य संकट हमें मजबूर कर देता है कि हम वस्तुएं अब कहां से खरीदें, ऐसे में जो जमाखोर हैं, जिन्होंने पैसे को ज़्यादा लालच कमाने के उसमें जमा करके रखा है वस्तुओं को, फिर अधिक मूल्य पर उन वस्तुओं को वो बेचते हैं, जिसे कालाबाजारी कहा जाता है। और ये दोनों ही कार्य ये हमारी दृष्टि में, सामाजिक और सरकारी दृष्टि में अपराध होता है। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उनमें फैले हुए असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि उस समय उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। अभी हमने बताया कि विभिन्न प्रकार का शोषण हमारा हो रहा था, जिसकी वजह से इस आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ा। और इस आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका में हुआ। बच्चों, इस आंदोलन का प्रारंभ एक सामाजिक बल के रूप में हुआ, क्योंकि उपभोक्ताओं को अनैतिक एवं अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उनके हितों की रक्षा करनी थी। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में लेखन कार्य और प्रियदर्शनी जैसे कार्यों को प्रारंभ कर चुकी थीं। इन संस्थाओं ने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने हेतु उपभोक्ता दल बना दिए। बच्चों, ये एक चित्र है जिसमें कुछ महिला और पुरुष खड़े हुए हैं हाथ ऊपर किए। ये एक तरीके से उपभोक्ता अधिकारों के हनन होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके आगे हम लोग चलते हैं। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप, कौन से प्रयास, जो हमने आंदोलन किया, जो अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, तो इन सभी प्रयासों के बाद क्या हुआ, आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध अनुचित व्यावसायिक शैली को सुधारने के लिए तथा उन कंपनियों एवं सरकार दोनों पर दबाव बनाने में सफल हुआ। कैसे?
भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण किया। बच्चों, यह पहला ऐसा कानून था भारत में जिसने उपभोक्ताओं के अधिकारों की ओर ध्यान दिया और एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को अस्तित्व में आया। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बच्चों, एक और उपभोक्ता दिवस मनाते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहा जाता है, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। अब बच्चों, ये जो अधिनियम बना 1986 का, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो उपभोक्ताओं के हित हैं उनका श्रेष्ठतर संरक्षण करना, और अगर उनका अहित होता है तो उसके लिए उपभोक्ता परिषदों तथा उपभोक्ता जो प्राधिकरण हैं उनकी स्थापना करना, ताकि उनका निवारण समस्याओं का किया जा सके। यह इसका उद्देश्य था। बच्चों, एक चित्र है जो पृथ्वी का ग्लोब बना हुआ है और इसमें उपभोक्ता इंटरनेशनल इसे नाम दिया गया। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक ऐसा आधार तैयार हुआ कि आज इसमें 115 से अधिक देशों के 220 संस्थानों का यह एक संरक्षक बना हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रभाव क्या पड़ा? बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण कानून बनने के बाद सभी उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले खतरों से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुई। वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के तरीके चाहे जो भी हों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, टेलीशॉपिंग माध्यम हो, बहुस्तरीय मार्केटिंग हो अथवा सीधे क्रय किया गया हो, सभी इसके अंतर्गत आ गए। ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यवसाय के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हुई जो जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरनाक थी। बहुत सी वस्तुएं हैं बच्चों जिनमें हमें जोखिम होता है, तो उससे भी हमें सुरक्षा मिली। बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, उनकी शुद्धता, उनका मानकीकृत होना एवं उनके मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार बन गया। प्रतिस्पर्धा मूल्य अथवा कम से कम मूल्य पर वस्तु एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन भी हमको मिला। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में प्रतिपूर्ति की मांग भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो हम अपनी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु सेवा हमें विभिन्न फायदे गिना करके दी गई लेकिन उसने हमें हानि पहुंचाई, तो हानि की मात्रा तक हम भरपाई अपनी कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी हमें प्राप्त हो गया। बच्चों, अब यह प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं? आज के हमारे विषय का नाम यही है। तो उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उन्हें कहा जाता है जो उन्हें उपभोक्ता होने के नाते स्वतः मिल जाते हैं। सुरक्षा का अधिकार पहला है जो इसके अंतर्गत आता है। सूचना पाने का अधिकार, वस्तु एवं सेवाओं का चुनाव करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये अधिकार हैं जो हमें एक उपभोक्ता अधिकार होने का दर्जा देते हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सुरक्षा का अधिकार किसे कहते हैं? बच्चों, जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं या सेवाओं को उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण एवं सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि ये जीवन या संपत्ति के लिए घातक हो सकते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें। ध्यान दिया होगा आपने, बहुत से ऐसे उपकरण आते हैं जिन पर सुरक्षा नियम लिखे होते हैं, तो ये हमारे अधिकार का ही एक अंग है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ खास सावधानी भी हम बरतते हैं। आगे देखते हैं, एक कहानी है रेजी का कष्ट। बच्चों, ये रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था जो केरल के एक निजी चिकित्सालय में अपने टांसिल का इलाज करवाने के लिए गया था, लेकिन उस चिकित्सक ने सामान्य सी बेहोशी की दवा दे दी, जिससे इस बच्चे को मानसिक अपंगता का शिकार होना पड़ा। इसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की लापरवाही के चलते राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति के समक्ष 5 लाख रुपए का मुआवजे का दावा किया। किस? इसी सुरक्षा के अधिकार के तहत। बच्चों, राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि यह सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। तो यह सुरक्षा के अधिकार के चलते इसने अपनी भरपाई की। आगे देखते हैं,
दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। बच्चों, सूचना प्राप्त करने का अधिकार से तात्पर्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना। उदाहरण, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु पर उसमें डाले गए अवयव क्या हैं, मूल्य क्या है, बैच संख्या क्या है, निर्माण की तारीख क्या है, वस्तु के खराब होने की अंतिम तिथि क्या है, वस्तु का निर्माता कौन है और कब उसकी समाप्ति तिथि, आज जानकारी आप कर सकते हैं। या जैसे आप वस्त्र खरीदने गए तो वस्त्र की कैसे आप रखरखाव करेंगे, उसकी शुष्क धुलाई करेंगे, मशीन से करेंगे या हाथ से करेंगे, आज जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे सूचना का अधिकार RTI कहा जाता है। यह कानून देश के सभी नागरिकों को देश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी संस्थानों से विधिक सूचना प्राप्त कराने का अधिकार हमें देता है। अब इसके संबंध में एक कहानी है बच्चों, इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा कर दिया था तथा साक्षात्कार भी उसका बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया था। वह थक गई थी इंतजार करते करते, तो उसने इसी सूचना के अधिकार का पालन किया और उसने अपनी परिणाम को जानना चाहा कि क्यों इसमें विलंब हो रहा है। बच्चों, न केवल उसे परिणाम में हुई देरी के बारे में बताया गया, अपितु उसका साक्षात्कार अच्छा हुआ था और उसका चयन हो चुका था, तो उसका चयन पत्र भी उसको दिया गया। इस अधिकार के तहत अमृता नाम की इस लड़की ने सफलता पाई। बच्चों, आगे चलते हैं चयन करने का अधिकार। हमें किसी भी वस्तु को चयन करने का अधिकार है, किसी भी सेवा को चयन करने का अधिकार है, चाहे हमारी आयु अथवा लिंग कुछ भी हो, हमें सेवा को चुनने का अधिकार है। जैसे जब आप गैस का नवीन संयोजन लेने जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा सिलेंडर के साथ आपको वो चूल्हा भी देता है। बच्चों, यह हमारी मजबूरी नहीं है, हम चाहें तो सिलेंडर लें और हम ना चाहें तो हम इसी अधिकार के तहत कह दें कि हमें सिलेंडर नहीं लेना है। बच्चों, यह एक चयन करने के अधिकार की एक कहानी है, पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया, जिसमें 61,000 रुपए करीब जमा किए। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम था, लेकिन 1 वर्ष के उपरांत इसको लगा कि वहां पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, अर्थात 1 वर्ष के उपरांत उसने शेष 1 वर्ष का धन वापस करने की बात कही। जब इसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चयन करने का अधिकार है। लेकिन संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखा और निर्देशित किया संस्थान को कि बेकार की अपील करने के उसमें 25,000 रुपए छात्रा को दंड दो और 7,000 रुपए याचिका का जो खर्चा है वो भी उसको दो। साथ ही समस्त कोचिंग संस्थानों को निर्देशित भी किया कि आगे से इस प्रकार का कोई भी जो है वाद दाखिल न किया जाए और चयन करने के अधिकार का उल्लंघन न किया जाए। बच्चों, आगे देखते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को सौदेबाजी एवं शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार भी प्राप्त है। कैसे? जब उपभोक्ताओं को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति की मात्रा हुए नुकसान के बराबर आपको मिलेगी। यदि उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति नहीं होती तो वह उपभोक्ता परिषद के समक्ष स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, एक कहानी है जो प्रकाश जी हैं, इन्होंने क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार के उल्लंघन के तहत वाद दाखिल किया। इन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक बड़ी धनराशि मनी ऑर्डर की जो कि लंबे समय तक घर तक नहीं पहुंची। जब इन्होंने काफी पता किया तो सबने इनकार कर दिया कि नहीं, पैसा नहीं आया है। ऐसे में इन्होंने क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार के तहत अपना वाद दाखिल किया, जिसमें इन्हें विजय मिली और इनका पूरी धनराशि मैं हर्जा खर्चा के इनको वापस की गई। और आप भी कभी ऐसा हो तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, प्रतिनिधित्व का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों की सुनवाई हेतु त्रिस्तरीय जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं का गठन किया गया। पहला जिला स्तरीय न्यायालय, इसे जिला केंद्र भी कहते हैं। यह न्यायालय 20 लाख तक के दावों की सुनवाई करता है। बच्चों, एक क्रियाकलाप है, उपभोक्ता अधिकारों के पूर्व की एवं बाद की स्थिति में अंतर बताएं। बिल्कुल सही है, जब उपभोक्ता अधिकार अधिनियम नहीं बना था हमारा शोषण बहुत ज्यादा था, लेकिन जब अधिनियम बन गया तो हमारे शोषण में कमी आई। आगे चलते हैं बच्चों, राज्य स्तरीय न्यायालय, इसे राज्य आयोग भी कहते हैं और यहाँ 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो दावे हैं वो हम कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय, इसे राष्ट्रीय आयोग भी कहते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के जो मामले हैं उनकी सुनवाई यहीं पर होती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तरीय न्यायालय से खारिज हो जाता है तो
उसकी अपील उपभोक्ता राज्य स्तर पर कर सकता है, और यदि राज्य स्तर पर मुकदमा खारिज होता है तो उसकी अपील राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय नई दिल्ली में कर सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में अपना प्रतिनिधित्व देकर अधिकार में हमें समर्थ बना दिया। जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक जानकारी। अब यह कैसे जागरूक आप बनेंगे? सभी वस्तुएं सेवाएं क्रय करते समय हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा, तभी हम श्रेष्ठ चुनाव कर पाएंगे। बच्चों, यह एक चित्र है कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आप में क्या क्या निपुणता होनी चाहिए। देखिए, यह ISI मार्क बना हुआ है, यह ISI और एग मार्क। ये देखिए लिखा है कि यह चीज टेस्टेड है, चेक की हुई है। यह देखिए एक सोने की धातु बनी हुई है, उस पर कोई एक चित्र सा है, और ये त्रिकोण चिन्ह है, हॉलमार्क इसको कहते हैं। तो बच्चों, जो वस्तुएं हैं उन पर ISI मार्क देखना है आपको, खाद्य पदार्थ पर एग मार्क का चिन्ह देखना है आपको, और सोने पर आपको हॉल मार्क देखना है। आदि चिन्हों को देख करके ही वस्तुएं आप खरीदें तो एक जागरूक उपभोक्ता आप कहलाएंगे। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाने के संबंध में आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें केवल 20 से 25 ही ऐसे हैं जो संगठित हैं और मान्यता प्राप्त हैं। तो आपको यह भी ध्यान देना है। फिर भी उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, खर्चीली है और समय साध्य है। बिना वकीलों की सहायता के आप न्याय नहीं पा सकते। तो यह भी हमें ध्यान देना है कि हमें और जागरूक होना है। अदालती कार्रवाई अत्यधिक समय साध्य है, मतलब बहुत समय लेती है। बच्चों, वस्तुओं की खरीद के समय ज्यादातर उपभोक्ताओं को रसीद प्राप्त न होने के कारण न्यायालय के समक्ष हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो हमें रसीद अवश्य लेनी है। इस अधिनियम के 35 वर्षों के बाद भी उपभोक्ताओं में जागरूकता अभी ना के बराबर है। असंगठित क्षेत्र अभी भी इस कानून के लाभ से बहुत दूर है। हमने आपको असंगठित क्षेत्र के विषय में भी पढ़ाया था पीछे। अतः उपभोक्ताओं को अत्यधिक जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे। बच्चों, अब हम आपसे ये जानेंगे कि आज हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा। पहला, बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता, उनकी क्रय शक्ति के बारे में, उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी और उसका प्रभाव क्या हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्व को हमने जाना। उपभोक्ता अधिकार कौन है, अभी हमने 5 प्रकार के बताए। उपभोक्ता न्यायालय एवं उपभोक्ता परिषद की भूमिका क्या है, अभी हमने इसको पढ़ा। बाजार प्रणाली में सुधार करके उन्हें उपभोक्ताओं के अनुकूल कैसे बनाया जाए, अंत में हमने यही समझाया है। बच्चों, जो आज का गृह कार्य है वह आपको करके लाना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया, आपको विस्तृत लिखना है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, कम से कम 2 परिभाषाएं आपको अपने मन से लिखनी है। एक, जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या गुण होते हैं, आपको 5 लाइनों में लिखना है इसको। उपभोक्ता आंदोलन क्यों चलाया गया, आप अपने शब्दों में 1 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। एक दुकानदार आपको खराब सामान दे देता है तो आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में इसको आपको लिखना है। बच्चों, आशा करते हैं आज आपने इस पाठ में जो कुछ भी सीखा है और उससे संबंधित यदि कोई भी आप जानकारी लेना चाहें तो आप हमारे दीक्षा ऐप पर जा करके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा के YouTube लिंक पर भी जाकर के आप इसका अध्ययन और कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के अध्याय में आपको बहुत आनंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।